इंट्रोडक्टरी बातें मेरे बच्चे, मेरा ख्याल अभी यूट्यूब पे भी अपलोड कर देगा, पोर्टल भी होगी आपके पास, वहां से कर लीजिए। ले मेरे बच्चे, कंपनी लॉ का पढ़ना शुरू किया था अभी हमने, और तय ये हुआ था कि अभी हम इस टाइम पर कंपनी लॉ ही रखेंगे, और इंशाल्लाह 31 जनवरी तक हमारा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम पर, जो 1.5 घंटे की क्लास होती है। और उसके बाद जो बिजनेस लॉ का हमारा वॉल्यूम 1 होगा, वो हमारी तकरीबन पहले तो 10 से ज़्यादा था, लेकिन अब 15 तारीख से इंशाल्लाह वॉल्यूम 1 वो हमारा सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उसकी क्लास, फिर 11:30 बजे से लेकर ऑनवर्ड इसकी सी लॉ की क्लास। इस तरह 2 क्लासेस पैरेलल चला करेंगे। थोड़ा उसके कल हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना शुरू किया था, वॉल्यूम 2 के चैप्टर, और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों के पास किताबें हों, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। आपकी भी क्लास है सर एक। उसको ऑफ कर दें। DSR को। DSR को ऑफ कर देंगे, सच पे बोल चलो रहा। ठीक। PRC करवाएं वो। हम्म, तो सर एक ही क्लास होगी दो तो। नहीं नहीं, वो स्टूडेंट्स के लिहाज से देख लें ना, उसका तो फायदा नहीं। ठीक। PRC करवाएं, DSR उनको ऑफ करवाएं। हम्म, ले बेटा, हमारे 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 से हमने शुरू किया था, वॉल्यूम 2 कंपनी लॉ के बारे में है, और कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 हमने कल शुरू किया था, और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सबके पास आई कैप की किताबें हों, और साथ कम से कम कोई 2 हाइलाइटर भी हों। एक तारीखों के लिए अलग से हो, क्योंकि इसमें तारीखें हैं, और बाकी आप जिस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि अहम चीज़ें हों, आप उसको लाजमी मेरे बच्चे उसको हाईलाइट करो, क्योंकि लॉ है, इसको ऐसे ही याद किया जाता है। लगा लेंगे सर इंशाल्लाह आप। हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था कि अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है, 3 तरीके से कारोबार कर सकते हैं। यानी कि एक तरीका कार ये है कि आप सोल ट्रेडर के तौर पे, यानी कि किस तरह का कारोबार, मैंने कल भी बताया था, किस तरह का कारोबार की बात नहीं कर रहे। आप अगर कारोबार करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि किस तरह, फिर बात तो वही उसी तरह के अल्फाज हो जाते हैं। ये तरीका कह लो, किस तरीके से आप कारोबार कर सकते हो। एक तो हमने डिस्कस किया था कि एज ए सोल ट्रेडर भी कर सकते हो। सोल ट्रेडर की निशानी क्या थी कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा मालिक होता है उस कारोबार का। हो सकता है उसके पास बड़े सारे एम्प्लॉई हों, लेकिन अगर मालिक किसी कारोबार का एक हो, और फिर ये भी एक निशानी थी कि ये कंपनी नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है कि सोल ट्रेडर वो एक बंदा मालिक होगा, वो कंपनी नहीं होगी। खत्म करो मेरे अच्छे, जल्दी करके इसका। ऐसा हम इसको वहां पे रख दिया करेंगे, और जाते हुए आप लोग अटेंडेंस लगा लिया करो। ये बेटा, तो सोल ट्रेडर का क्या इसकी वो है निशानियां, कि मालिक एक होगा, एम्प्लॉय बड़े हो सकते हैं, और ये कंपनी नहीं होता। और इसमें खराबी क्या होती है, उस बंदे की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये सारी बातें कल हमने डिस्कस कर ली थी मेरे बच्चों। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कारोबार के मालिक एक से बढ़ जाए, 2 मालिक हों, हमने डिस्कस किया था कि और कंपनी ना हो, तो इस तरह के कारोबार को क्या बोलेंगे, ये पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप की मेरे निशानी क्या थी, कि इसमें एक तो मालिक एक से ज्यादा होते हैं, और इसके इसमें भी एम्प्लॉय जितने मर्जी रखो, और ये कंपनी नहीं होता। और इसमें जाहिर बात है कुछ लोग पैसा लेकर आते हैं, कुछ लोग स्किल्स लेकर आते हैं, तो भी ये डिस्कस किया था। और खाबी क्या है इसके अंदर, यहाँ पे भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और बल्कि जॉइंट एंड सेवरल भी होगी। ये क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर इंशाल्लाह, वहां से आपको मजीद पता चलेगा। तो बेटा, कल हमने एक्चुअली जो पढ़ना शुरू कर दिया था, हम भाई उसी तरफ जाते हैं। एक तो ये सोल ट्रेडर के मामला तो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद ये पार्टनरशिप को हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से जो हमारे काम की चीज शुरू होना शुरू, जो हमने आगे डिस्कस करनी, देखो इस चैप्टर, इस पूरी वॉल्यूम के अंदर आपने कहीं पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर को डिस्कस नहीं करना। हाँ, वॉल्यूम 1 के अंदर हम पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे, सोल ट्रेडर को तो डिस्कस करना ही नहीं वहां पे। तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड क्या कवानीन है। यहाँ हम सारे का सारा आज से हम कंपनी पढ़ने लगे हैं। यहाँ से हमने डिस्कस किया था, ये सारा कंपनी है। याद करें, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ लोग मिलकर कारोबार करना चाहते हैं, मिलकर कारोबार करना चाहते हो, और अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हो, इनके पास एक ऑप्शन है। ये अगर कारोबार करना चाहते हैं, ये कारोबार कंपनी बना के करें। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनती कैसे है। हमने कहा था कि उस कंपनी को आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि किसी कानून के तहत ही रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो उसको हमने डिस्कस किया था कि इसको कंपनी एक्ट 2017 के तहत हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। जिस दिन ये कारोबार हमारा कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा।
ये खुद एक इंसान बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही इंसान होगा जैसे आम इंसान होते हैं, लेकिन किस लिहाज से? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिहाज से। यानी कि इसके हकूक और इसकी जिम्मेदारियां बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे आम इंसानों की होती है। लेकिन मेरे बच्चे, हम इसको इंसान क्यों माने? जैसे हमने डिस्कस किया था कल के, हम तो आम इंसान को इंसान नहीं मानते, इसको इंसान क्यों माने? इसको फिर कानून ने कहा था कि मैं कहता हूं कि इस कारोबार को अब इंसान मानो। इसलिए इसके लिए लफ्ज बोलते थे, इसको हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। कैसा इंसान? जिसको कानून ने बनाया है, या जिसको हम इंसान कानून के कहने पे कह रहे हैं। तो ये जो लीगल पर्सन, इसके वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं आम इंसानों के। अब दोबारा अल्फाज बोल रहा हूं और फिर मुझे बताइएगा। जब हम कंपनी को, आपने कंपनी लफ्ज, जब हम कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, तो वो खुद एक इंसान बन जाती है अपने मालिकों से अलावा। और इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? जब हम कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर करवा लें, वो कारोबार एक पर्सन बन जाता है। उस पर्सन के वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। तो ये मेरे से कल हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक कि अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ये खसूसियत होती है। अच्छा, ये चीज देखो, एक और मैं बता दूं, ये जो पार्टनरशिप का कारोबार है या सोल ट्रेडर का कारोबार होता है, इसको भी आप रेलिवेंट कवानीन के तहत रजिस्टर्ड करवा सकते हो। हो सकता है कि आप सोल ट्रेडर का कोई रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार हो, उसके जो भी राइट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, लोगो शोगो इस तरह की चीजें आप रजिस्टर्ड करवा लो। पार्टनरशिप को तो प्रॉपर पार्टनरशिप एक्ट है 1932, आप उसके तहत रजिस्टर्ड करवाते हैं। अगर आप उनको रजिस्टर्ड करवा भी लेना उनके रेलिवेंट कवानीन के तहत, उसके बावजूद वो कारोबार एक इंसान नहीं बनता, उसको इंसान नहीं माना जाता। कानून की निगाह में वो इंसान बनता ही नहीं। उसको रजिस्टर्ड करवाने पे नहीं इंसान बनेगा। ये सिर्फ सलाहियत किसके अंदर है? ये कंपनी के अंदर है। यानी कि कहने का मतलब, अगर ये लोग पार्टनरशिप बना के कारोबार करना चाहते हैं और इसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवा लें, तो मेरे बच्चे याद रखना, कल इस कारोबार में जितने भी फायदे नुकसान होंगे, उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो कारोबार इंसान नहीं है। और हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे दुनिया के अंदर जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों की है। उसके अलावा अगर किसी पे जिम्मेदारी डालनी है तो पहले उसको इंसान बनाओ और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो। और हमने यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल दी? पहले हमने इसको इंसान बनाया, फिर हमने कहा कि अब ये इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार है। चाहे ये कोई गैर कानूनी काम करे, चाहे कोई किसी का नुकसान करे किसी तरीके से भी, अगर कुछ होगा तो ये खुद जिम्मेदार होगा, इसके मालिक बनाने वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। ध्यान रखोगे मेरे बच्चों? तो था ना, जो इंडिया की एक मूवी थी, वो रोबोट बना था ये, उनका वो मशहूर एक्टर है कोई, रजनीकांत। क्या नाम था उसका रोबोट का? चिंटी, कुछ इस तरह का नाम रखा हुआ था। तो अब देखो, उसने वो इंसान बनाया, अब वो उसको उसने लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया। और सब लोग उस जो हीरो था, जो भी था एक्टर था, उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से सारा कुछ कर रहा है, ये जिम्मेदार है, इसको सजा दो। क्यों उसको सजा दी जा रही थी? उसको बनाने वाले के की, क्योंकि वो जो रोबोट बनाया था उसको इंसानों वाली हैसियत नहीं दी गई, उसको इंसान माना नहीं गया। अगर उसको बनाया था उसने और उसको इंसान बनवा लिया जाता कानूनी तौर पे, फिर वो जो भी करता उसके लिए वो रोबोट खुद जिम्मेदार होता। वो जो भी उसका बनाने वाला वो जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन हमने उसको इंसान नहीं माना। खैर, वैसे ही समझा रहा हूं आपको। कहते हैं अनलाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, एक कंपनी इज लीगल पर्सन, ये कानून की निगाह में इंसान होती है, लेकिन ये कभी भी इंसान नहीं बनते मेरे बच्चों। ये इंसान नहीं बनते। यानी कि इस तरह का कारोबार करने वाले, वो मालिक जिम्मेदार होते हैं, कारोबार कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। और कारोबार वैसे भी मेरे अच्छे कहता है सेपरेट फ्रॉम दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। और इसका मतलब क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का? द लॉ रिकॉग्नाइज ए कंपनी एज ए पर्सन, कि कानून कंपनी को इंसान मानता है विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और उसके कानूनी तौर पे हकूक भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे आम ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की होती हैं, जो जैसे आप लोग। ध्यान रखोगे इसको? तो मेरे उसके बाद कहता है कि मिस्टर जाहिद सेटअप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, आगे जाके देखेंगे ये सारा ये कैसे बनती है। तो एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। कहता है कि मिस्टर जाहिद ने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाई है विद 1000 अच्छा, ये अभी ना 1000 शेयर्स ये सारा जिक्र कर रहा है। अभी हमने शेयर्स कैसे बनते बनाते हैं, वैसे तो आप आई2बी में पढ़ के आए हो, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। इसको अभी रोक देते हैं, इसको एग्जाम्पल ही है, इसको बाद में देख लीजिएगा। कहता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन वेर एज इंडिविजुअल। अच्छा, एक और चीज अब देखिएगा, हमारे पूरे सीए के अंदर कहीं पर भी लफ्ज पर्सन लिखा आएगा ना मेरे बच्चे, उसको आपने हमेशा याद रखना है कि पर्सन दो तरह के हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। अगर लफ्ज पर्सन बोला ना, कहीं पर भी लफ्ज पर्सन आ जाए पूरे सीए में,
आपने हमेशा दिमाग में रखना है, यहाँ पे नेचुरल पर्सन की भी बात हो रही है और आर्टिफिशियल पर्सन की भी। लेकिन हमारे यहाँ पे किताबों के अंदर बात का कुछ चीज़ें सिर्फ कंपनियों के लिए हैं और कुछ मामला सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ नेचुरल पर्सन को डिनोट करती हो, तो फिर उसके लिए कैसे उसको लिखेंगे? तो फिर उसके लिए बच्चे या तो उसके लफ्ज लिखेंगे नेचुरल पर्सन या लफ्ज लिखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब या नेचुरल पर्सन का मतलब हमारी बात हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ कंपनी के लिए हो, तो फिर वहां पे लफ्ज लिखेंगे या तो आर्टिफिशियल पर्सन, या मेरे बच्चे ये लीगल पर्सन कह दो, या मेरे बच्चे एक लीगल पर्सनैलिटी का लफ्ज भी लिखा जा सकता है, या बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज बोल दो, या कॉर्पोरेशन का लफ्ज बोल दो। इस तरह इसके कई अल्फाज हैं जो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी को। लेकिन पर्सन का लफ्ज दोनों को रिप्रेजेंट करता है, आपको भी और कंपनियों को भी। याद रखोगे इसको। कहना एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो हमने खुद बनाया है, वेयर एज इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन, जो अल्लाह ताला ने कुदरत ने बना रखे हैं। एसेंशियली whoever the law treats person in the same way whether they are artificial या नेचुरल। लेकिन हमारे मुल्क का कानून दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करता है। द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, ये सिर्फ आपको शुरू में बताया गया कि ये दो तरह के इंसान हैं, एक हमने बनाया हुआ है, एक कुदरत ने बनाया हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पे दोनों इंसान बराबर हैं। अब इस लाइन को याद रखना है। कहीं पे अगर आम इंसान को कोई ज्यादा हकूक मिले और आर्टिफिशियल को ना मिले, तो फिर उसके भी वहां पे एहतजाज होगा कि ये इसको हकूक दे दिए, मुझे इस तरह के हकूक क्यों नहीं मिले। ले बड़ा जरा इसकी करेक्टरिस्टिक देखे, हो सकता है पेपर के अंदर पूछ ले। है तो आसान आसान बातें, लेकिन पूछी जा सकती हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी बनाओ, कंपनी बताओ, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, इसमें क्या कुछ है। या हो सकता है इस तरह का पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले। इसे मेरे बच्चों इसको अच्छे तरीके से या सारा कुछ याद करना है आपने, कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपने। ये ऐसा अभी बच्चों वाली बातें हैं जरा शुरू के अंदर, क्योंकि कल डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम स्पीडो स्पीड, और आप लोग लाजमी मेरे बच्चों आपने कल वाला लेक्चर अटेंड कर लेना है उसका। लेबड़ा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भैया आप यहाँ पे बैठे हो अभी इस क्लास को अटेंड करने के लिए, आपको पता है कि आपका आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सीएफई के साथ, आपका सीएफई के साथ मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर आप यहाँ पे बैठे हो। यानी कि आप लोग क्या कर सकते, आप लोग कोई अज्यूम कर लो कि कोई रिक्शे से आया होगा, कोई वैसे ही राइड बुक करवाई होगी, कोई रास्ते से किसी दुकान से कुछ चीज़ खा पी कर आया होगा। ये जितने कुछ आपने ये सारे काम किए होंगे, ये सारे बाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह आप लोग अपनी जिंदगी में नॉर्मल में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस तरह मेरे बच्चे कंपनी का भी हक है, वो भी इंसान है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और एक चीज एक और याद रखना, कानूनी तौर पे कभी भी आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह वॉल्यूम 1 के अंदर कि आप कभी भी किसी चीज के लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं होता जब तक उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे बच्चे, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही आपका राइट क्रिएट हो सकता है, आपका हक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, उसके अलावा कभी नहीं बनता आपका किसी चीज का हक। और आपके ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी हो कानूनी तौर पे, कोई और जिम्मेदारी हो, आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। लेकिन जो कानूनी तौर पे जिम्मेदारी हो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसी जिम्मेदारी जो कानूनी तौर पे आपने पूरी करनी है, वो लाजमी तौर पे बाय कॉन्ट्रैक्ट ही आप पर आई होगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में राइट भी होते हैं, ऑब्लिगेशन भी। और हम पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 के अंदर, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ राइट हो ऑब्लिगेशन ना हो, और कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ ऑब्लिगेशन हो राइट ना हो। ये दोनों चीजें साथ होती हैं। इनके सादा अल्फाज में, जब कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट दे दिया, पक्की बात है कंपनी के कुछ राइट्स भी होंगे, फिर कंपनी के कुछ ऑब्लिगेशन भी होगा, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा इसकी जिम्मेदारी भी होगी और इसके हकूक भी। याद रखोगे मेरे अच्छे इस बात को। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसे आप लोग जमीन खरीदते हो, आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जमीन तभी मिलेगी आपको, और आपका फिर ऑब्लिगेशन भी आपने उसके बदले में पे करना है। आपने राइट बुक करवाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ, इन ड्राइव वालों के साथ। अब आपके एक राइट भी है कि आपको राइट मिले, और आपका ऑब्लिगेशन भी है कि आपने पे करना है। और अगर अज्यूम कर लो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप वो डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। खैर, कह रहे कि वो लहदा बात है कि हमारे मुल्क में इंसाफ सस्ता नहीं है, इसलिए लोग छोटे छोटे मामला के ऊपर कानूनी सहारा नहीं देते। बाकी मुल्कों में है, वो थोड़ा सा भी मामला हो जाए सीधे अदालत है, और अच्छे खासे हर्जाने मिलते हैं वहां से उन्हें, जिससे उनको कोई नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होती। और अगला बंदा भी फिर कानून की ऐन पासदारी करता है। उसको भी पता कि अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी, तो ये नशे ये क्या कर देगा, केस कर देगा, और हमसे पैसे लेकर खुद अपनी जिंदगी जी रहा होगा। तो इसलिए वो कानून की पासदारी करते हैं। तो बेटा कहता कि एज ए लीगल पर्सन, ये भी इंसान है कानूनी तौर पे। कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने नाम पर करती है। जैसे जब आप इंशाल्लाह कल बड़े होंगे, तो अज्यूम कर लो कि आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री आर्टिकल्स करने हैं, वो किसी बैंक में या नेस्ले वालों के पास, एंग्रो वालों के पास, किसी के पास भी चले जाते हैं, पैंथर शैंथर वालों के पास जो हैं, यूनिलीवर वगैरह,
आप उनके पास जाते हो तो आपका उनके साथ प्रॉपर ये 3.5 साल के आर्टिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मान लो कि आप यूनिलीवर में आर्टिकल्स करते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आप वर्सेस यूनिलीवर, वहां पे नाम लिखा हो, वहां पे उनके किसी बंदे का नाम नहीं लिखा हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहा होगा आप वर्सेस यूनिलीवर, यानी कि इन दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप कहेंगे यूनिलीवर कौन है? वो कहेंगे सर ये कंपनी है जिसमें आप आर्टिकल्स कर रहे हो, क्योंकि कंपनी खुद एक इंसान है, उस इंसान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। कह रहा है एज ए लीगल पर्सन ए कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ऑन नेम, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी विद अदर पर्सन, इंडिविजुअल्स आर अदर कंपनी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी, ये किसी आम इंडिविजुअल के साथ भी कर सकती है और किसी और आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अच्छा, जब मैं कभी ये इस तरह की तस्वीर बनाऊं, इस तरह का जो रोबोट टाइप का है ये आर्टिफिशियल पर्सन हुआ करेगा, और ये गोल सर वाले जिस तरह के आप लोग हो ये नेचुरल पर्सन हुआ करेगा, मतलब मैं भी हूं। आप पढ़ क्या रहे हो वाला? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में सबसे पहले कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पड़ी है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और पक्की बात है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशन भी होंगे, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। उसके बाद मेरे दूसरा डेट्स एंड लायबिलिटी। देखो भैया, जब आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो अभी आप आएगा आपको फीस भेजोगे, पैसों की जरूरत पड़ेगी सम टाइम, हो सकता है कि आप किसी से उधार पकड़ लो, उधार भी तो पकड़ सकते हैं। और इसी तरह मेरे कंपनी भी जब उसको जरूरत पड़े लोगों से उधार ले सकती है, चाहे लोगों से ले, चाहे बैंकों से ले, चाहे किसी भी तरीके से कंपनी भी उधार ले सकती है। और जिस तरह आप लोग उधार पे सामान खरीद लेते हो और आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, होता है ना, उधार पे सामान खरीद लिया तो आप अपने किताबों में लिखते हो कि भैया मैंने फलाने के इतने पैसे देने हैं। इसी तरह कंपनी लोगों से उधार पे सामान भी ले सकती है, तो लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकती है। यानी कि उधार पैसे भी ले सकती है, उधार पे सामान खरीद कर उसकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है, कोई भी इस तरह का मामला। तो आम इंसानों की तरह कहता है इफ ए कंपनी इंकर डेट, यानी कि कोई उधार ले, द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ऑनर्स द शेयर होल्डर। अब ये बड़ी अहम बात है, अज्यूम कर लो ये है सीएफई लिमिटेड, एक कंपनी है, और हम सब लोग इस सीएफई लिमिटेड के मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं। ये कैसे बनते हैं इसको डिस्कस करेंगे आगे। हम सब लोग इसके शेयर होल्डर हैं। अगर सीएफई ने अज्यूम कर लो किसी बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया है, तो याद रखना है ये बैंक, ये जो कोई मान लो कि एचबीएल है, एचबीएल से उसने 1 मिलियन का लोन लिया सीएफई ने, तो ये एचबीएल को 1 मिलियन लोन वापस करना सीएफई की जिम्मेदारी है, ना कि उसके जो बनाने वाले जो उसके मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी है। और ना ही बैंक की ये जिम्मेदारी है, या ये किसी तरह का वो कर सकता है बैंक कि वो बैंक मालिकों से जाके पैसे मांग रहा हो। कंपनी वो मालिकों के पास जाएगा, कंपनी कहेगा तूने हमें थोड़ी उधार दिया है, तूने उस इंसान को दिया है, वो जो कंपनी है उस इंसान को तूने उधार दिया, उससे जाके मांगो। तो ये लाजमी तौर पे जब वो उधार देगा कंपनी को, तो पैसा भी किससे मांगा जाएगा? कंपनी से। इस तरह मेरे कंपनी की जो भी लायबिलिटी हो वो कंपनी खुद वापस करती है, मालिक को जिम्मेदार नहीं होते। कह रहा है इफ द कंपनी इंकर एंड द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इज ऑनर द शेयर होल्डर आर नॉट, कभी भी किसी भी सूरत में फिलहाल मालिक जिम्मेदार उसकी लायबिलिटी के लिए नहीं होते, कंपनी खुद ही जिम्मेदार होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कुछ मामला में। लो बेटा, अब पढ़ क्या रहे हो बेटा? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट करके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकती है। दूसरी आपने करेक्टरिस्टिक्स क्या डिस्कस की? डेट्स एंड लायबिलिटी इंकर कर सकती है। और जब कंपनी उधार ले या उधार पे सामान खरीदे, उसका पैसा मालिक वापस करेंगे या कंपनी खुद वापस करेगी? कंपनी खुद वापस करेगी, वो खुद इंसान है। जैसे कल हमने डिस्कस किया, हर इंसान अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके बाद आप इंसान प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हो, आपके बड़े सारे एसेट्स होते हैं घर में और प्रॉपर्टी बनाते हो आप लोग। इसी तरह कंपनी भी इंसान है, कंपनी के खुद के एसेट्स होते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। अज्यूम कर लो सीएफई, अज्यूम कर लो कि अगर एक कंपनी है और ये जितने आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, जितने एसेट लगे हुए ये सीएफई के हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये सीएफई ये बिल्डिंग बनी हुई ये किसकी है? ये सीएफई की है, ना कि इसके मालिकों की। यानी कि जो कंपनी बनाने वाले हैं, याद रखना कि वो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी के एसेट्स के मालिक कंपनी खुद होती है, ये याद रखना। कंपनी अपने एसेट्स की मालिक खुद होगी, हाँ कंपनी के मालिक कंपनी के मालिक होंगे, लेकिन एसेट्स के मालिक नहीं होंगे। याद रखोगे इसको। तो आम इंसानों की तरह ये भी एसेट भी बनाती है और प्रॉपर्टी भी। कहता है एक कंपनी ऑन इट्स ओन एसेट, यानी कि ये खुद अपने एसेट्स को ऑन करती है। आल्दो द मेंबर ऑन शेयर होल्डर ऑन द कंपनी, वो है मालिक कंपनी के। हम कह सकते हैं ये शेयर होल्डर है, ये ऑनर है, मेंबर है, जो भी है उसके लफ्ज बोल दो कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी में जो एसेट्स और प्रॉपर्टी है वो सारी उसकी मालिक कौन होगी? वो कंपनी खुद होगी। यार ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घरों में निजाम होता है, दादा है वो बाप का बाप है, कह सकते हैं ना वो बाप का बाप है, लेकिन उसके बेटे ने जितनी प्रॉपर्टी बना रखी है ना, कानूनी तौर पे उसके बेटे की ही होती है। और बाप की भी जो प्रॉपर्टी हो वो कानूनी तौर पे बाप की ही होती है, जब तक कि वो अपने बच्चों को दे ना दे, या खुदा ना खासा ना रहे। ध्यान रखो इसको। तो खैर, कहता ऑल दो मेंबर
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑन द कंपनी, दे डू नॉट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। वो उस कंपनी के मालिक हैं लेकिन उसके एसेट्स के मालिक नहीं। द शेयर होल्डर आर सिंपल ऑनर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने तो उसके हिस्से खरीदे हों, उसके शेयर्स खरीदे हुए पढ़ेंगे इसलिए शेयर्स क्या होते हैं। वो शेयर्स के मालिक हैं लेकिन वो कंपनी के एसेट्स के मालिक नहीं है। द कंपनी इटसेल्फ इज द लीगल ऑनर ऑफ इट्स एसेट। पूछेगा एमसीक्यूज के अंदर, बताओ कंपनी के एसेट का लीगल ऑनर कौन होता है। नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें मेंबर्स भी होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे और कंपनी खुद भी होगी। तो हम कहेंगे कंपनी के एसेट्स का लीगल ऑनर कंपनी खुद होती है। तो फिर पूछ सकते हैं ना ये भी कि फिर कंपनी के शेयर होल्डर किसके मालिक होते हैं। वो शेयर्स के मालिक होते हैं, उन्होंने हिस्से लिए होते हैं। वो शेयर्स कैसे बनते बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप पढ़े हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपने डिस्कस किया कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर आपने डिस्कस किया कंपनी डेट्स और लायबिलिटी इंकर कर सकती है। फिर तीसरा आपने डिस्कस किया कंपनी एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है। जैसे खाली ये नहीं कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट खरीदते हो, कंपनी भी खरीद सकती है। जिसका IS 41 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जब आप बड़े होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, कंपनी इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। वो भी आम इंसानों की तरह कमाती है और वो भी पैसों बैंक में रख के सूद खाती है, जिस तरह खुदा ना खासा आम लोग खाते हैं। उसके बाद कहता है कि राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर। अज्यूम कर लो ये कंपनी बनाने वाले, इन्होंने कंपनी बनाई। इस कंपनी ये क्या करती है, ये रेफ्रिजरेटर बना के बेचती है। तो पहले assume कर लो। अच्छा इसने क्या किया, इसने 3 लाख रुपए का एक AC बेचा है इस कंपनी ने मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने इस कंपनी का 3 लाख रुपए दें। हो सकता है शेयर होल्डर को पता चला हो कि मिस्टर ए ने कंपनी का 3 लाख रुपए देना, और मिस्टर ए जो शेयर होल्डर है ये गए हो, इनमें से कोई गया हो ए के पास, और उसको कहा कि याद है कि तूने ये फलानी जो पहल कंपनी है उसको तूने 3 लाख रुपए पे करना। वो कहता है हाँ याद है। कहता है वो मुझे दे दे। ये पूछेगा तू कौन है, कहेगा मैं कंपनी का मालिक हूँ। तो याद रखना यहाँ पे मिस्टर ए को चाहिए वो इस बंदे को इनकार कर दे। वो कहेगा सर आप कंपनी के मालिक होंगे, आप उसके शेयर्स के मालिक हैं, लेकिन मैं जो देनदार हूं, मैंने जो पैसे देने वो कंपनी को देने हैं। वो खुद एक इंसान है, वो उस इंसान का देनदार हूं, मैं आपका देनदार नहीं हूं। और अगर इसने गलती कर दी, शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, तो याद रखना कंपनी खुद जाकर उससे पैसे रिकवर करेगी। अगर वो कहेगा मैंने तो आपके शेयर होल्डर को दे दिए, और चाहे वो एक ही शेयर होल्डर हो जो 100% शेयर का मालिक हो, उसके बावजूद सिंगल मेंबर कंपनी भी अपने मालिक से अलहदा होती है, अलहदा इंसान है। तो उसके बावजूद कंपनी कहेगी तूने पता नहीं गलत बंदे को पैसे दे दिए, तेरा लेन देन मेरे साथ था तो तू मुझे ही पैसे पे करेगी, उससे जाके वसूल कर और मुझे पे कर अपने। तो ये उससे पैसे वापस लेगी, ये चाहे उससे वसूल करे या ना करे। क्या रखोगे। तो राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर, जो कंपनी के डेटर्स होंगे, रिसीवेबल्स होंगे, उसे कंपनी खुद रिकवर करेगी, ना कि उसके शेयर होल्डर्स। कहते द डेटर ऑफ द कंपनी ऑफ द मनी टू द कंपनी नॉट टू इट्स ऑनर्स। उन्हें वो कंपनी के देनदार है, ना कि उसके मालिकों के। लोड़ा सबसे पहले हमने देखा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, लाइबिलिटी भी इंकर कर सकती है, प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे रख सकती है, और अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सामान दिया हो तो पैसे भी कंपनी खुद वसूल करे। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर, अब ये जरा देखिएगा मेरा बच्चों। अज्यूम कर लो कि ये कुछ लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। अच्छा कंपनी जिस दिन बन जाती है, मतलब थोड़ा सा डायरेक्टर का भी हम पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 के अंदर जाके, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, लेकिन मेरे बच्चे ये इंसान एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये आर्टिफिशियल पर्सन अपने आप को खुद नहीं मैनेज कर सकता। इसको मैनेज करने के लिए हमेशा जिंदा इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसको मैनेज करने के लिए हमेशा इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल हमेशा जिंदा इंसानों के पास हो, हमारे नेचुरल पर्सन मतलब। अब मेरे बच्चे कंपनी खुद तो इंसान है लेकिन खुद ये अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती। कंट्रोल इसका हमेशा किसके पास होगा मैनेज करने का इख्तियार, वो जिंदा इंसान, और इन इंसानों का नाम होगा करेगा डायरेक्टर्स। हम इनको डायरेक्टर भी कह सकते हैं, बोर्ड भी कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हैं, जो भी मर्जी लफ्ज इस तरह का बोल दो। यानी कि कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बना तो दी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमेशा किसको अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स को। आम इंसानों को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं होती। अगर वो कहते हैं वो फलाना बंदा है, उसको डायरेक्टर मैनेज करते हैं, तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंपनी है। क्योंकि कंपनी को ही चलाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आम इंसानों को चलाने के लिए डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती। यार कोई तो कंपनी बना तो देते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स। अब अगली बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मैं यहीं पे बताना शुरू कर देता हूँ आपको। फिर अगली बात होती है सर ये डायरेक्टर कहाँ से आएंगे। ये डायरेक्टर हमेशा मेंबर से अपॉइंट होते हैं, ये डायरेक्टर हमेशा मेंबर्स में से अपॉइंट होते हैं, यानी कि मेंबर्स ही डायरेक्टर बनते हैं। लेकिन आगे जाके चैप्टर 3 में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, स्वाय चार लोगों के हमेशा डायरेक्टर मेंबर्स में से ही अपॉइंट होते हैं, लेकिन 4 लोग बाहर से आके भी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। उसको डिस्कस करेंगे, वो आई के आपके बड़े फेवरेट हैं वो लोग, बताओ जो मेंबर भी नहीं होते वो डायरेक्टर होते हैं, इसको देखेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा डायरेक्टर मेंबर ही बनेंगे, याद रखोगे।
अब अगली बात आएगी मेरे बच्चों, यहाँ पे जब कंपनी, ये एक खुद इंसान, कंपनी बनाने वाले भी इंसान, और कंपनी चलाने वाले भी इंसान, और कंपनी खुद भी इंसान। अब कंपनी बनाने वालों की भी कुछ मीटिंग हुआ करेंगे, कंपनी के लिहाज से कुछ फैसले हुआ करेंगे, वो अपनी मीटिंग बुला के किया करेंगे। और कंपनी चलाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनकी भी कंपनी के लिहाज से कुछ मीटिंग्स हुआ करेंगे, जिसमें वो फैसले करेंगे। याद रखना, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी जब मीटिंग होगी उसमें जब लोग ये बैठेंगे मेंबर, एज ए मेंबर बैठा करेंगे। अगर वही मेंबर डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्टर की जब मीटिंग होगी तो उसमें एज ए डायरेक्टर बैठेंगे। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हमारे मेंबर्स की मीटिंग है तो उसमें हम सब लोग एज ए मेंबर बैठेंगे, चाहे हम डायरेक्टर भी हैं। और अगर आज डायरेक्टर की मीटिंग है, हम मेंबर भी हैं लेकिन उसमें एज ए डायरेक्टर बैठेंगे, और इसी तरह वोटिंग राइट भी इसी तरह होंगे, वो देखेंगे आगे जाके। याद रखोगे मेरे, जरा देखिए। कहता है कि कंपनीज आर मैनेज बाय द डायरेक्टर हु शुड बी मेंबर ऑफ द कंपनी एज वेल। यानी कि कंपनी को चलाने के लिए हमेशा कौन अपॉइंट होंगे? डायरेक्टर, जो क्या होने चाहिए उस कंपनी के? मेंबर भी होने चाहिए, विद ए फ्यू एक्सेप्शंस। और वो कितनी एक्सेप्शंस हैं? चार। यानी कि कंपनी के डायरेक्टर हमेशा मेंबर ही होते हैं, स्वाय चार एक्सेप्शंस के। कहते हैं इन स्मॉल कंपनी, हाँ अगली बात होगी, जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उन छोटी कंपनियों के अंदर मान लो कि 10 लोगों ने या 4 लोगों ने, 2 लोगों ने, एक बंदा भी बना सकता है कंपनी। तो कुछ छोटी कंपनियों में थोड़े से लोग होते हैं शेयर होल्डर, और वो सारे के सारे डायरेक्टर भी होते हैं। यानी कि शेयर होल्डर ही सारे के सारे क्या हैं? वो डायरेक्टर भी हैं। लेकिन उसके बावजूद याद रखना, उनकी डायरेक्टर की शिनाख्त अलहदा होगी और मेंबर्स की शिनाख्त अलहदा होगी। ये डायरेक्टर कानूनी ओहदा होता है, ये आपने अपॉइंट करने ही करने होते हैं। जब आप अपॉइंट कर लेते हो, अब वो बंदा मेंबर भी होगा लेकिन अब डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर के मामला जैसे हम होता है ना, ये नेशनल असेंबली के अंदर हम यहां से एमएनए इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेज देते हैं। अब वहां पे उन्हीं एमएनए में से एक बंदा जो इंतहाई काबल, इतना काबल, जिसकी आपकी सोच है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, उसको वो क्या करेंगे? इस पूरा मुल्क को चलाने के लिए उसको वजीर आजम की जिम्मेदारी उसके सर पे डाल देंगे। अब वो एमएनए भी है और उसके पास एक और कानूनी होता है, वजीर आजम। अब ये नहीं कि एमएनए नहीं रहा, एमएनए भी है और वजीर आजम भी है। इसी तरह बड़े सारे वजीर और होते हैं, वो एमएनए भी होते हैं और साथ वजीर भी बनते हैं। कल अगर हम उसको उसको वजारत से निकाल दें, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसका एमएनए का ओहदा उससे वापस ले लिया है। कल हो सकता है इन डायरेक्टर अपॉइंट करें, हम इनको डायरेक्टर के ओहदे से निकाल दें, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंबर नहीं रहेंगे। याद रखोगे इस बात को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन स्मॉल कंपनीज द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर में बी द सेम इंडिविजुअल, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर के काम करने वाले अलहदा होते हैं कानूनी तौर पे, और मेंबर्स के करने वाले काम कानूनी तौर पे अलहदा होते हैं। अगर आपने डायरेक्टर्स के काम करने हैं तो उस वक्त आपने अपना रोल डायरेक्टर वाला अज्यूम करके फिर वो फैसले करने हैं, फिर यानी कि डायरेक्टर की मीटिंग बुला के फैसले करें। यानी कि आज अज्यूम कर लो हमने डायरेक्टर के फैसले, हम सब लोग सीएफई के मेंबर हैं और हम सब लोग ही डायरेक्टर भी हैं, एक छोटी सी कंपनी है प्राइवेट। आज हमने कोई ऐसा फैसला करना है जो बोर्ड मीटिंग में होता है, तो हम वहां पे मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, किसकी मीटिंग बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बैठ के वो फैसला करेंगे। और फिर देखें, क्योंकि वोटिंग राइट डिफरेंट हुआ करेंगे। जब लोग मेंबर की मीटिंग में बैठेंगे वोटिंग राइट उनके डिफरेंट हुआ करेंगे, जब वही बंदा डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठेगा वहां पे उसके पास एक ही वोट हुआ करेगा। लेकिन जब मेंबर्स की मीटिंग में बैठा करेगा, हम देखेंगे आगे जाके जितने उसके पास शेयर्स हुआ करेंगे उतने वोट हुआ करेंगे। तो डिफरेंस होता है मेरे बच्चे इस चीज में। कहता है इन द स्मॉल कंपनी द शेयर होल्डर डायरेक्टर मे बी द सेम, बट इन लार्ज कंपनी द डायरेक्टर माइट होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स और इवन नो शेयर्स एट ऑल। कहता है कि छोटी कंपनियों में तो मान लो कि जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में जो शेयर होल्डर, अब सारे के सारे डायरेक्टर नहीं बन सकते, उसमें थोड़े से शेयर होल्डर को हम डायरेक्टर बनाते हैं। एक कंपनी उसमें हजारों लाखों मेंबर हैं, अब हजारों लाखों डायरेक्टर थोड़ी होंगे, हम उसमें से क्या करेंगे? थोड़े से लोगों को डायरेक्टर बना देंगे। अब मेरे से और वो कहता है कि वो तो हो सकता है उनके पास ओवरऑल शेयर होल्डर का बड़ा थोड़ा सा पोर्शन हो शेयर्स का, डायरेक्टर जिनको हमने बनाया, क्या हो सकता है उनके पास शेयर्स होंगे ना, क्योंकि आगे जाके वो एक्सेप्शन वाले ज्यादा होते हैं उनके अंदर। जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कानूनी तौर पे उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनके पास शेयर्स नहीं होते एक साथ। तो इसलिए लफ्ज उसने लिखा है कि ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनके पास बड़ा थोड़े से शेयर्स होंगे। हो सकता है ओवरऑल प्रपोर्शन के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन इतने होंगे उन्होंने अपने आप को डायरेक्टर इलेक्ट करवा लिया होगा। या हो सकता है उनके पास शेयर्स ही ना हो, क्योंकि कुछ आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे डायरेक्टर भी होंगे इस तरह की बड़ी कंपनियों में जिनके पास शेयर्स का होना, जारी बात है उनको वैसे ही नाहिल कर देगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके पास कोई शेयर नहीं होते और बड़ी कंपनियों ने अपॉइंट करने होते, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। खैर, हम पढ़ क्या रहे हैं? मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। हमने सीख लिया कि कंपनी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है,
हमने ये सीख लिया कि कंपनी आम इंसानों की तरह प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकती है। हमें ये भी पता चल गया कि कंपनी उधार ले भी सकती है और लायबिलिटी भी इंकर कर सकती है। और हमें ये भी पता चल गया कि अगर कंपनी ने पैसे लेने हैं तो कंपनी खुद लिया करेगी, उसके मालिक को पैसा वसूल नहीं कर सकती। हमें ये भी आइडिया होगा कि कंपनी को चलाने के लिए हमेशा डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और ये डायरेक्टर हमेशा मेंबर में से अपॉइंट होते हैं। और जो कंपनी छोटी हो उसमें सारे के सारे मेंबर भी डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में अक्सर जो डायरेक्टर होते हैं वो मान लो कि उनके पास बड़े थोड़े शेयर होते हैं, या अक्सर उनके पास शेयर होते ही नहीं, यानी मतलब जब नहीं है वो चार एक्सेप्शन में से डायरेक्टर हैं जिनके पास जो नॉन मेंबर डायरेक्टर बनते हैं। तो बेटा, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, अब देखो कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई, और कंपनी खुद एक इंसान है जो अपने मालिकों से लेना है। अब ये इंसान क्या करेगा, ये भी कमाई करेगा, ये भी प्रॉफिट कमाएगा। जब ये प्रॉफिट कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स पे करना भी इसी इंसान की जिम्मेदारी है। कंपनी के मालिक कंपनी का टैक्स पे करने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उसके ऊपर फिक्स तरह का वो होता है टैक्स, 29% उन्होंने जो पे करना था गवर्नमेंट। एक कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी खुद पे, क्योंकि खुद इंसान है ना। अब ये थोड़ी कि उसके काम कुछ वो जिम्मेदारी वो डाल दे और बाकी ये ऐसी कंपनी खुद करे। लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी कोई गैर कानूनी काम करती है, कोई कानून तोड़ देती है किसी तरह, कोई भी कानून हो सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोई डीएचए का कानून हो, चाहे पीएचए का कानून हो, कोई फलाने बथेरे यहाँ पे हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, तो वो सारे कानून की पासदारी करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कंपनी किसी कानून को तोड़ेगी तो उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होंगे, कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। हाँ, एक और चीज याद रखना, अब यहाँ पे जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, देखो अब अज्यूम कर लो कि ये कुछ लोग हैं, इनका दिल कर रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, हम मंशियात का कारोबार करेंगे, मंशियात का कारोबार करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का इरादा है, ये मिस्टर ए बी सी, इन्होंने कहा कि हम मंशियात का कारोबार, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिम्मेदार ना। हम उसके लिए क्या करते हैं, इन्होंने ये क्योंकि आज ही क्लास, इन्होंने पहले पहले अभी क्लास पढ़ी थी, इन्होंने जाके माशाल्लाह कहा कि ले भाई, कंपनी एक ऐसी चीज है जो इंसान बन जाती है जब इसको रजिस्टर करवा लें, और वो अपने मामलात के लिए खुद ही जिम्मेदार होती है। अगर कोई गैर कानूनी काम करे तो कंपनी पर केस होता है, हमारे ऊपर तो होगा ही नहीं। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी रजिस्टर करवा ली और उसके जरिए मंशियात का कारोबार करना शुरू कर दिया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना कि अगर आप किसी कंपनी को बनाते वक्त ही आपका इरादा ये है कि मैंने इसके जरिए कोई दो नंबर काम करना है इस तरह का, और कल कानून क्या करेगा, आके उस कंपनी को पकड़ेगा, उस पर केस होगा, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। जब जब तक चलता है चलाओ, जब फंसेगा तो कंपनी फंसेगी, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गलत इरादे से ही आपने कंपनी बनाई तो फिर कानून को भी वहां पे अपना रास्ता बनाना आता है। कानून कहता है वहां पे देखो, ये कंपनी अज्यूम कर लो कि जो मालिक होते हैं उनके सामने पर्दे का काम करते हैं, दुनिया के सामने कंपनी है लेकिन उसके पीछे मालिक है, शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी खुद इंसान है, ये दुनिया को ये फेस करती है। लेकिन अज्यूम कर लो कि ये इंसान जो आपने बनाया, दुनिया को जो फेस दिखा रहे हो, ये इंसान अगर बनाया ही आपने गैर कानूनी काम करने के लिए, तो फिर याद रखना कि कानून कहता है कि हम इस फेस को हटाएंगे, इस पर्दे को, और पीछे से उन लोगों को पकड़ेंगे जो एक्चुअली उसके जिम्मेदार हैं। तो मालकों को फिर पकड़ा जाता है इस तरह के मामले में कि अगर उन्होंने गलत कोई इस तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कोई इस तरह की टेररिस्ट फंडिंग के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या कोई और गैर कानूनी मंशियात का कारोबार करने के लिए अगर कंपनी बनाई हो, तो फिर मेरे बच्चे कंपनी के साथ साथ कंपनी तो खत्म होगी होगी, मालिक भी जिम्मेदार हो। नहीं ना समझ आ रही कुछ? पक्की बात है। अभी देखो, अभी शुरुआत है, छोटी छोटी बातें बच्चों वाली हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने अपना रूप दिखाना शुरू करेगा ये सब्जेक्ट। लेकिन इंशाल्लाह इतना ही आसान होगा, अगर ये आसान है तो आगे, अगर यहाँ पे अल्लाह माफ करे रुले पड़े हैं, तो फिर आगे जो रुलना है फिर उसका लेवल ही कुछ और है। जी जी बड़ा ठीक हो, उन्होंने करनी शुरू कर दी बात, इस तरह का काम करना शुरू कर दिया, फिर कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, फिर भी कर तो इंसान ही रहे हैं ना, मैनेजमेंट कंट्रोल तो इंसानों के पास है। उसके फिर वहां पे जब केस चलेगा ना कंपनी के ऊपर, फिर वहां पे पता चलेगा कि कंपनी के नाम पे ये काम किया जा रहा है, लेकिन मुलव्वस कौन कौन है। फिर बाद में हम मुलव्वस लोगों के ये बी लॉ जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का है एक एरिया, कि अगर एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग मुलव्वस पाई जाती है तो उसको 100 मिलियन फाइन होगा। लेकिन फिर हम मजीद तहकीक करेंगे कि कंपनी तो थी, लेकिन कंपनी के कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं, मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिसर्स। अगर वो मुलव्वस पाए गए तो उनको इंसानों वाली सजा मिलेगी, जिसमें कैद भी है और बाकी उनकी प्रॉपर्टी जब्त वाला भी है। तो अगर अगर शुरू में ही बनाई है तो फिर भी उसी तरह का मामला कि हम उन लोगों को भी पकड़ सकते हैं और कंपनी को भी खत्म कर सकते हैं। कंपनी की सजा यही है सबसे बड़ी, अगर अल्लाह माफ करे आम इंसानों को फांसी होती है, कंपनी को हम खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको कैद तो कर नहीं सकते या फाइन करते हैं इसको। तो बिल्कुल ऐसा होगा मेरे बच्चे, और होता है इनके खिलाफ कार्रवाई फिर भी। कहते हैं इफ ए कंपनी ब्रेक्स द लॉ इट इज यूजली द कंपनी इटसेल्फ दैट इज लायबल। देखो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके साथ 5 साल कॉन्ट्रैक्ट किया,
यूनिलीवर ने, और आपकी हरकतों की बेस पे उन्होंने 5 दिन बाद ही आपको निकाल दिया। अब वो क्या करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे अदालत में कि सर ये देखें न्याय हुआ है, इन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और 5 दिनों के बाद, 5 महीनों बाद इन्होंने हमें निकाल दिया। अब मेरे बच्चे, ये जो केस आप करोगे, ये गैर कानूनी काम जो किया है, ये किसने किया है? ये यूनिलीवर ने किया है, तो केस किस पे बनेगा? यूनिलीवर पर ही बनेगा। और किसी को भी प्रोडक्ट बेची है, जिस तरह का वादा हुआ था उस तरह नहीं हुआ, जो आफ्टर सेल सर्विसेज के वादे होते हैं उस तरह नहीं किए उन्होंने, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट ये वो कर सकती है ना। ये थोड़ी कि अल्लाह माफ करे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी कि रात को ये चोरी चोरी कर रही है, डकैतियां कर रही है कंपनी, इस तरह के मामला थोड़ी होंगे। हैं? ये जी सिग्नल तोड़ा, ये कंपनी ने तोड़ा, ऐसे थोड़ी है। फिर तो ये भी पता चलेगा यार, ये तो बेशर्मी है। हैं? वो अल्लाह माफ करे वो कंपनी कोने में बैठी चर्च पी रही है। अब इतना भी ना उसके ऊपर सारा कुछ डाल दे जाओ कि हर काम कंपनी ने किया हुआ है, तो वहां पे देखा जाएगा किस बंदे ने इस तरह की हरकत की है माजरत के साथ। ये अल्फाज हमने सारे बोलने हैं क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं। जब बी लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ही पढ़ना बी लॉ वॉल्यूम 1 में, उस तरह के वहां पे इस तरह के अल्फाज आम होंगे। कहते हैं कि अगर कंपनी कानून तोड़ेगी तो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। हाँ, कुछ हालात होते हैं ऐसे इन विच उसके मालिक भी जिम्मेदार होंगे और उसके ऑफिसर्स भी। कहता है कि मेनली डायरेक्टर में भी पर्सनली लायबल होंगे कि कुछ मामला, क्योंकि चलाने वाले डायरेक्टर है ना, वो तो बेचारे घर बैठे हैं। देखो मोस्टली भी अगर जिम्मेदार होंगे भी ना इंसान, तो मोस्टली उसको चलाने वाले जिनके हाथ में कंट्रोल है उस कंपनी का, वो जिम्मेदार होंगे, तो मालिक फिर भी कम ही होंगे। हाँ, अगर वही मालिक डायरेक्टर है, फिर पक्की बात है वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर भी जिम्मेदार है और मालिक है। याद रखोगे इस बात। तो लीगल ऑब्लिगेशंस भी मेरे अच्छे कंपनी के। तो ये अभी अभी हमने जो सारा डिस्कस किया है, ये थे मेरे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। इसमें अब आपने अगर थोड़ा सा वैसे ही सोचें, हमने क्या कुछ डिस्कस किया कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी डेट ऑन कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टीज ऑन कर सकती है, कंपनी रिसीवेबल से पैसा खुद वसूल करती है, और अगर कंपनी बन गई है तो उसको मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और कंपनी, फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई गैर कानूनी काम करती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, और कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स खुद पे करती है। ये तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी से रिलेटेड, कोई एमसीक्यू वगैरह इस तरह का बन सकता है। याद रखो। लो बेटा, अब एक चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड होती है, कंपनी खुद एक अलग इंसान बन जाती है। देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक कंपनी बनाई और इन्होंने इसको कोई कोई यानी कि रजिस्टर करने भी कंपनी बनती है। जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो कंपनी खुद एक इंसान बन गई। कोई भी मान लो, जैसा हम लफ्ज ले लिया करते हैं सीएफई लिमिटेड, ये इन्होंने कंपनी बना ली, जो कि एक इंसान। और एक टर्म हम बार बार बोलते हैं कि कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अपने मालिकों से अलहदा इंसान बन जाती है। अब अगली बात, की जगह जगह पे लफ्ज जो कंपनी अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन, अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन है, हम इस तरह के अल्फाज क्यों बोलते हैं? कहता है कि सर ये क्या वजह है, आपने इस कारोबार को, इस कंपनी को बना के इसके मालिकों से अलहदा क्यों कर दिया है, कि हम इस कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान मानते हैं? अलहदा क्यों? ये मेरे अलहदा इसलिए हम इसको इंसान मानते हैं क्योंकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के अंदर हम उस कारोबार को मालिकों से अलहदा नहीं ट्रीट करते, तो वहां पे कुछ नुकसानात होते हैं। उन नुकसानात से बचने के लिए हम कंपनी को यहाँ पे मालिकों से अलहदा कर दिया। अब जरा देखिएगा जो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या होता है और यहाँ पे हमने इसको मालिकों से अलहदा क्यों किया है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि अगर खुदा ना खासा मालिक मर जाए, मालिक अपनी जो शेयर होल्डिंग है किसी और को ट्रांसफर कर दें, या शेयर्स के साथ जैसे मर्जी जो मर्जी कर रहे हो। लेकिन ये देखो, ऐसे थोड़ी होता है एक इंसान के मरने से दूसरा इंसान मर रहा हो। ये बेशर्मियां होती हैं। किसी की जान किसी में होती है, ये सब बगैरतियां और बेशर्मियां हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये इंसान मर रहे हो तो हम कहेंगे खुदा ना खासा कंपनी भी मर गई। ये दो ही मिस्टर ए और बी, यही दो शेयर होल्डर थे इस कंपनी के, और दोनों बाइक पे बैठे जा रहे थे, स्पीड थोड़ी सी तेज थी। तो पता होगा फिर अल्लाह माफ करे क्या हुआ, हेलमेट पहना नहीं हुआ था इन्होंने। अब इनकी डेथ होगी मेरे बच्चों, क्या हम कहते हैं कि कंपनी में मर गई भैया? हैं? आज पहले इनका जनाजा होगा और कल कंपनी का भी है। अल्लाह माफ, क्यों वो कहेंगे भाई ये मरे हैं ना, कंपनी तो अलहदा इंसान है, इनके मरने से कंपनी क्यों मर गई? तो याद रखना, इसलिए हमने देखो अलहदा इंसान इसलिए भी बनाया था ताकि इनके मरने जीने से, या इनकी अगर ये ना रहे, इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। सोल ट्रेडर में भी और पार्टनरशिप के अंदर भी अगर कोई पार्टनर मर जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हमने सीख देखा है कि कई अगर पार्टनर तो 3-4 हो, तो अगर कोई मर जाए तो पार्टनरशिप कारोबार नहीं नहीं मरते। एक दफा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, फिर वो नई पार्टनरशिप बनाते हैं आपस में तीनों बैठ के, और नए सिरे से उस कारोबार को लेकर चलते हैं। पहली खत्म हो जाती है। याद रखोगे इस बात को। तो पार्टनरशिप में वो क्यों होता है कि एक पार्टनर के मरने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व खत्म हो जाती है? क्योंकि वहां पे हमने पार्टनरशिप के कारोबार को मालिकों से अलहदा नहीं माना हो। इस फोल्डर में भी ऐसा होता है, मालिक मर जाए कारोबार खत्म, मामला खत्म।
उस कारोबार वो अलहदा इंसान नहीं था। तो मालिक के मरने से कारोबार भी मामला, यहां पे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हम चाहते थे कि परपेचुअल सक्सेशन हो। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, अगर ये मालिक ना रहे, इनकी जगह पे कोई और आ जाए, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे। इसके लिए यही तरीकाकार था कि कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान बना दो। अगर वो अलहदा इंसान नहीं होगी तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगी, इनके खत्म होने से वो भी खत्म हो जाएगी। क्या रखोगे? देखो हम यहां पे सिर्फ एक एक चीज पढ़ रहे हैं। सवाल ये था, कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। ये जगह जगह पे लफ्ज बोलते हैं कि कंपनी मालिकों से सेपरेट पर्सन है। सर सेपरेट पर्सन क्यों है? उसका एक सवाल का हमें जवाब मिल गया, एक तो हमें वजह मिल गई कि हम चाहते हैं कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन हो, यानी कि लोग आते जाते रहे लेकिन कंपनी अपनी जगह पे मौजूद रहे। और इस तरह का मामला सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में नहीं होता। अब एक तो वजह ये थी। दूसरा मेरे बच्चे हम चाहते थे, अब देखो मालिकों का ये था कि भैया देखो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में हम कारोबार करते हैं, जब वो कारोबार डूबता है तो हमारा घर बार भी डूब जाता है उसमें, हमें घर बार से लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। एक ये चाहते थे कि अगर अज्यूम कर लो कि हम भी इस कारोबार में पैसे लगाएंगे, लेकिन कल अगर ये कारोबार डूब जाता है, बस हमारा उतना की पैसा डूबे जितना का हमने इस कारोबार में लगाया हो, हमारा घर बार ना लगे इसमें। तो उसके लिए भी हमने कहा था कि फिर इसका एक ही तरीका है, उस कारोबार को इंसान बना दो। जब और वो उसको अपने से अलहदा कर दो। डेफिनेटली आप जाहिर बात, जब कोई और अलहदा इंसान बनेगा तो आपसे अलहदा ही हो गया ना। तो उसको अलहदा इंसान मान लो कारोबार को। जब वो अलहदा इंसान होगा तो ये जो भी काम करेगा, उसकी जो भी लाइबिलिटीज होंगी, इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। उस कारोबार, क्योंकि वो इंसान होता नहीं, उसकी जितनी लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए सारे मालिक ही जिम्मेदार होते हैं, या वो सोल ट्रेडर वो खुद ही जिम्मेदार होता है। कंपनी में ऐसे नहीं होता। कंपनी में मेरे बच्चे क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और ये लिमिटेड लाइबिलिटी तभी पॉसिबल हुई जब हमने कंपनी को अलहदा इंसान बनाया। हमने कहा कि भाई ये इंसान है ना, ये जाने इसके मामला जाने। हम कहेंगे तुझे नौकरी पे किसने रखा था, जो आप कह रहे हो मुझे 10 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो इतना तो नहीं होता, 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, तो आपको नौकरी पे किसने रखा था? क्या कंपनी में थे ना भाई, कंपनी ने रखा था, उससे पैसे लो, मालिकों से पैसे रिकवर। फलाने से उधार पे सामान खरीदा था, उधार लिया था, भाई मालिक कंपनी ने लिया था, कंपनी खुद इंसान है, आपने उससे पैसे लेने ना कि उसके मालिकों से। याद रखोगे? और ये भी मेरे बच्चे, ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी तभी पॉसिबल हुआ जब हमने कंपनी को इंसान, मालिकों से अलहदा इंसान माना। याद रखोगे इसको? और फिर हम एक चाहते थे, एक और चीज चाहते थे कि सेपरेशन हो जाए ऑनरशिप और मैनेजमेंट, यानी कि माल वाले मामला अलहदा हो और मैनेजमेंट वाले मामला अलहदा हो। चाहे मालिक ही मैनेजमेंट करे, लेकिन मैनेजमेंट वाला उनका ओहदा अलहदा हो और मालिकों वाला ओहदा अलहदा हो। याद रखोगे? ये भी हम चाहते थे। ये ना हो कि मालिक ही मैनेजमेंट, यानी कि मालिक और ऑनर और मैनेजमेंट में फर्क ना हो। हम चाहते थे ऑनर और मैनेजमेंट में फर्क हो। वो कैसे हो सकता था? अगर हम कंपनी को अलहदा इंसान माने। अगर अलहदा इंसान माने तो ये मालिक ही अगर इस कंपनी को आगे चलाएं, वो अलहदा इंसान है, उसको जब चलाएंगे एज ए मालिक, कभी एक चीज दिमाग में रखना, आप कंपनी को एज ए शेयर होल्डर कभी भी नहीं चला सकते कानूनी तौर पर। कंपनी शेयर होल्डर मतलब ऑनर ना, एज ए ऑनर आप कंपनी को कभी भी नहीं चला सकते, कानूनी ये है। अब ये नहीं कोई बंदा कह सकता मैं शेयर होल्डर हूं और मैं एज ए शेयर होल्डर कंपनी चलाऊंगा, मेरा ओहदा कंपनी में क्या है, शेयर होल्डर का। ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी को चलाने के लिए आपको लाजमी डायरेक्टर वगैरह होना पड़ेगा, इस तरह की कोई चीज होनी पड़ेगी। एज ए शेयर होल्डर कंपनी नहीं चलती। हाँ, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, एज ए पार्टनर आप पार्टनरशिप चला सकते हैं। एज ए सोल ट्रेडर आप अकेले हो, आप कारोबार कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए मालिक वाला ओहदा यूज नहीं होता। उसके लिए आपको कौन सा ओहदा यूज करना होगा? डायरेक्टर वाला। हमने क्या कर दिया, हमने कंपनी को लेना इंसान बनाया। हमने कहा अब इस इंसान को मैनेज करो, मालिक आ गए, हमने कहा कि अब आप जो आगे आ रहे हो उसको मैनेज करने के लिए एज ए मालिक नहीं आ रहे बल्कि डायरेक्टर आ रहे हो। हमने मालिक और डायरेक्टरशिप में फर्क कर दिया। कल अगर ये डायरेक्टर होंगे, अगर कुछ गलत करते हैं तो एज ए डायरेक्टर कुछ गलत किया होगा, एज ए मालिक गलत नहीं किया होगा। क्योंकि उनका मालिक का ओहदा अलहदा है और डायरेक्टर का ओहदा, जो यहां पे बैठ के जिस ओहदे से कोई काम करे उस ओहदे के लिहाज से गलत होगा ना मेरे बच्चे। अब उनके पास दो ओहदे हैं, मालिक वाले भी और डायरेक्टर वाले भी। अगर डायरेक्टर की मीटिंग में बैठ के कुछ गलत फैसला हुआ है तो एज ए डायरेक्टर ही जिम्मेदार होंगे, एज ए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होंगे। देखो अब खुद सोचना, मैं इस लिहाज से कहना चाह रहा हूं, अब देखो हम लोग ही सीएफए के शेयर होल्डर हैं, हम ही डायरेक्टर हैं। हमने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे कंपनी नुकसान में चली गई। अब मेरे बच्चे वहां पे अब होगा कि कौन जिम्मेदार होगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर तो जिम्मेदारी नहीं होते, रौला तो जिम्मेदारी का है मालिकों का और कंपनी का खुद का। तो वहां पे पता चलेगा इसके लिए मालिक भी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि मालिक थोड़ी कंपनी चला रहे थे, कंपनी तो डायरेक्टर चला रहे थे। आप कहेंगे नहीं सर, वो डायरेक्टर मालिक ही तो है, लेकिन वो ओहदा नहीं है ना मेरे बच्चे उनके पास मालिकों वाला। तो और देखो कानून बनाया ना ये तगड़े अमीर लोगों के कानून पढ़ रहे हो आप लोग। उन्होंने अपने आप को, या ये कह लो गरीबों को, बेचारे जो आम सादा लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से धोखा दिया हुआ है।
वो कहते हैं अच्छा हम लोग ही शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, हम ही डायरेक्टर हैं, और हम लोगों ने ही कुछ इस तरह के किसी के कोई हकूक मार लिए, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसको तोड़ दिया है। अब मेरे बच्चे अगर वो हमारे ऊपर कोई केस करना चाहते हैं, हम उनको किताब दिखाएंगे, कानून दिखाएंगे। डायरेक्टर कुछ भी करें उसके लिए जिम्मेदारी नहीं होती। कहता है मैं, तो फिर आप मालिक भी दो, मैं मालिक के तौर पे। कहता है मालिक तो वैसे ही घर बैठे हूँ, या हम ही हैं, लेकिन हम मालिक के तौर पे कंपनी नहीं चला रहे, डायरेक्टर के तौर पे चला रहे। तो कहते हैं डायरेक्टर के तौर पे चपेड़े मारूंगा। कहते हैं डायरेक्टर को आप कुछ नहीं कह सकते, वो जिम्मेदारी नहीं होता। तो किसको कहूँ? कहता है वो कंपनी, कंपनी कहाँ पे है, नजर ही नहीं आती। बड़े खूबसूरत तरीके से चूना लगा रखा है मेरे बच्चे को। हैं। तो एक, पता नहीं लेवल है इसका, क्या दिमाग था उस बंदे का। हैं। खुद सोचो, उसने कहा कि वो जो मेरी दुकान है ना, वो खुद इंसान है। पैसे लेने तूने, सौदा किसको दिया था? दुकान को, जा उससे ले। कहा नहीं नहीं, तू तू था ना। कहता नहीं नहीं, वो दुकान खुद इंसान है। मानते हो आप लोग उस दुकान को इंसान? लेकिन कानून ने यहाँ पे बनवा दिया, क्योंकि कानून किन्होंने बना रखा है? अमीर लोगों ने, जिनके कारोबार है उस तरह के लोग। खैर, लो बेटा, हमने अभी भी क्या डिस्कस किया? देखो, ये नहीं हर हर बंदा जिसको मौका मिले, हर बंदा इसका फायदा उठाएगा। है तो बन तो गया ना, जब बन गया तो आप उसका फायदा उठाएगा। जैसे अज्यूम कर लो कि अभी आईनी तरमीम हुई है 26वीं 27वीं, इसके खिलाफ इमरान खान भी है, इसमें सब कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है। लेकिन अगर इसमें ऐसी कोई चीज़ है जिससे इमरान खान को फायदा हो, तो फायदा उठाएगा। कहेंगे लेकिन तू तो इसके खिलाफ है। कहता बन तो गई ना, अब क्या करना है? कोई नहीं, जो चीज़ मेरे फायदे की, मैं उससे फायदा उठाऊंगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग भी ये सारे कंपनियां बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह का माफ करेगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसकी शरई हैसियत क्या है, ये अल्लाह ही जानता है। खैर, यहाँ के मौलाना साहब जो इस तरह के, मोस्टली इन पे भरोसा ना किया। मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कह रहा हूँ, पैसे दे के फतवे मिल जाते हैं। ये देखो ना, इस्लामी बैंकिंग चल रही है पाकिस्तान, और खुद वो कहते हैं कि भैया, जो बनाने वाले हैं, कहते हैं इसमें बड़े सारे सिकम हैं अभी भी, जिनको हम दूर नहीं कर सके। फतवा देने वालों को भी देखो, फतवा तो उनको जो बताया उन्होंने ऐसे होगा, उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो ये बिल्कुल इस्लामी है। लेकिन काम उस तरह नहीं हो रहे जो बिल्कुल उसके मुताबिक है, जो बताया गया हो, जैसे फतवा लिया गया हो। उसके बाद उन्होंने डिनाई भी नहीं कभी किया कि चलो हम मुकर रहे हैं इस बात से। तो अब वो इस्लामी बैंकिंग है, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल वही है जो पहले। कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ वैसे ही चलाते हैं तकरीबन जैसे पहले था। लेकिन अब नाम उसका क्या हो गया? इस्लामी बैंक। मैं फैसल बैंक में अ, कोई काम गया हूँ, मिठाई का डब्बा आया साहब। मैं कहा क्या हुआ? सर मुबारक हो, इस्लामी, आज से मैं इस्लामी बैंक का होता मिल गया। मेरा वही अकाउंट है, सारा कुछ वही है, उसी तरह मामलात होते हैं, वही लोग हैं, कुछ नहीं बदला। लेकिन अब वो क्या है? इस्लामी बैंक है। तो होता ना, चलो भाई निकलो सारे सूदी, निकलो सारे सूद खाने वाले, नए लोग आएंगे। समझ आती ना, इस्लामी बैंक। मैं फिर पूछता क्या हुआ है? हम इस्लामी बने हैं, सब कुछ वही है। खैर पता नहीं। तो बड़ा, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया बोला? हमने कंपनी को मालिकों से लैदा क्यों किया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्यों मालिकों से लैदा कर दिया? उसके तीन वजूहात थी। इसको सर्कमस्टांसेस भी कह दो, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कह दो, चाहे इफेक्ट कह दो, कि कंपनी को मालिकों से लैदा करने का क्या इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या। चलो सर्कमस्टांसेस ना बोलो, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो परपेचुअल सक्सेशन चाहते थे, कंपनी चलती रहे, मालिक जैसे मर्जी बदले। ये क्यों? ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। दूसरा क्या था? हम चाहते थे कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों सेपरेट हो जाए। और फिर क्या था? लाइबिलिटी कैसी हो जाए? लिमिटेड। ये तभी पॉसिबल थी अगर कंपनी लैदा इंसान थी। अगर कंपनी लैदा इंसान ना हो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में, वहां पे उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, क्योंकि वहां पे उनका कारोबार लैदा इंसान नहीं माना जाता कानूनी तौर पर। तो ये तीन वजह थी मेरे बच्चे कंपनी को अलहदा मालिकों से करने की। एक पूरी कंपनी बनाने के कॉन्सिक्वेंस नहीं अभी आपने पढ़े। आगे इसी चैप्टर में सेकंड लास्ट तकरीबन टॉपिक यही आएगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। ये है इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, और वो क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी बनाने का क्या इफेक्ट है, उसमें ओवरऑल सारी चीजें डिस्कस होंगी, उसमें ये भी होंगी। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ एक पहलू डिस्कस किया है, हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। याद रखोगे इसको? कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि अच्छा भाई, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जो अपने मालिकों से लेना होता है, इसके वही राइट्स एंड एप्लीकेशन होते हैं जो आम इंसानों के हैं। तो वो पूछ सकता है तो बताओ कंपनी को मालिकों से लेना क्यों किया? तो फिर आप उसमें ये तीन बातें बताएंगे। अगर चौथी अपनी तरफ से ऐड कर दी तो खुदा ना खासा आई, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट भी ऐड कर सकता है।
द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी हैव सेवरल कंसिक्वेंसेस। एक तो क्या वजह है, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ ए बिजनेस। जैसे मिस्टर ए के पास ₹1,00,000 था, मिस्टर ए बी के पास 50,000 था। इसने ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदे। वो कैसे होते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, बनते हैं, देखेंगे। ऐसे 50,000 के शेयर्स खरीदे। जब इन्होंने शेयर्स खरीदे 50 का लाके, ये पैसा तो उठा के दे दिया इन्होंने कंपनी को। ये कंपनी के अकाउंट में पड़ा हुआ। कल ये कंपनी डूबेगी तो मेरे बच्चे ये पैसा तो साथ लेके डूबेगी। लेकिन अगर उसके बाद भी इस कंपनी के सर पे बड़ी सारी लायबिलिटी है तो इंसान, इसके सर पे और भी बड़े सारे लोगों की देनदारी हो सकती है। तो उसके लिए वो जो लोग हैं वो मालिकों से पैसा वसूल नहीं कर सकते। इनकी लायबिलिटी थी लेकिन लिमिटेड थी। वहां तक लिमिटेड थी, महदूद थी, जहां तक इन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, और दूसरा सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। मेंबर्स और डायरेक्टर दोनों अलग है, लेकिन सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, कंट्रोल चला जाता है डायरेक्टर के पास और मालिक अलग। चाहे मालिक ही डायरेक्टर हो, फिर हमने डिस्कस कर लिया, वो डायरेक्टर का उनके पास क्या होगा, अलहदा ओहदा हो, उस ओहदे से कंपनी चलाएंगे। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेच, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर 4 लोग ही शेयर होल्डर हैं और चारों के चारों डायरेक्टर हैं, वो शेयर होल्डर की मीटिंग अलहदा करते हैं एज ए शेयर होल्डर ऑनर, क्योंकि ऑनर अलहदा होते हैं। और डायरेक्टर की मीटिंग एज ए डायरेक्टर अलहदा करते हैं। वो एक ही मीटिंग में बैठ के डायरेक्टर ऑनर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ओहदे क्या हैं, अलग अलग है। और ट्रांसफर ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, अगर एक मालिक नहीं रहेगा, उसकी जगह पे मलकियत किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी। जैसे जस्ट एग्जांपल, ट्रांसफर फॉर ओनरशिप कैसे हो सकती है, ये मिस्टर ए है, इस कंपनी का शेयर होल्डर है, ऑनर है इस कंपनी की। ये कैसे कैसे अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, हो सकता है मर गया हो तो उसके जो वरुसा है उनके पास चली जाएगी इसके शेयर होल्डर, या हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया हो, पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट क्या होता है, तो इसके जो शेयर्स हैं इसके क्रेडिटर के पास चले जाएंगे। हो सकता है इसने शेयर्स किसी को सेल कर दिए हों, तो जो बायर है उसके पास शेयर चले जाएंगे। हो सकता है इसने शेयर किसी को गिफ्ट कर दिए हों, तो जो डोनी है वो शेयर होल्डर हो जाएगा। याद रखो, गिफ्ट देने वाले को डोनर कहते हैं, जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको डोनी कहते हैं। याद रखो। क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि बी लॉ सी लॉ दोनों इकट्ठे हैं। बी लॉ में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि गिफ्ट देने वाला डोनर और गिफ्ट लेने वाला डोनी। बेटा, ये बहुत अहम टॉपिक अभी भी आपने डिस्कस किया है। क्या पढ़ा बोला, कॉन्सिक्वेंसेस सेपरेट पर्सनैलिटी। कंपनी को सेपरेट पर्सन क्यों माना गया है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए जब हमने कंपनी को मालिकों से अलग कर दिया, तो परपेचुअल सक्सेशन आ गई उसके अंदर, लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग। मैनेजमेंट कह लो या कंट्रोल कह लो, एक ही बात है, क्योंकि आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो आज, ये लफ्ज वहां पे बोला जाएगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और आपके दिमाग में उस वक्त ये लफ्ज आना चाहिए कि मैनेजमेंट और कंट्रोल से मुराद क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब डायरेक्टर्स। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, ये जब उसने ये ट्रांसफर ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन के आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताने शुरू कर दी, उन्होंने कहा था कि आप कुछ टर्म्स तो मैंने बोली दी हैं, अब मैं इन टर्म्स को कुछ समझाता भी हूँ कि जैसे ट्रांसफर ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन कैसे होती है, यानी कि अगर ऑनर बदल जाए तो फिर कौन उसकी जगह पे आ जाता है, इस तरह देखिएगा। ले बेटा, थोड़ा सा जरा अब शेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। वैसे तो आई2बी के अंदर आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा देखिएगा। अज्यूम कर लो मेरे से, कंपनी एक कारोबार है, कंपनी एक कारोबार है, और कोई भी कारोबार करना हो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। बगैर पैसे को तो कारोबार नहीं होता मेरे बच्चों, है कि होता है? इवन देन ये जो फकीर सिग्नल पे खड़े होते हैं, आपको लग रहा है ये बगैर पैसे के वहां पे खड़े हैं? ना ना, इन्होंने सिग्नल बड़ा महंगा खरीदा है। आपको नहीं पता कितनी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, उसके बाद वो सिग्नल मिला है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि उनके सिग्नल कैसे आगे बिक रहे हैं, हाथों हाथ बिक रहे हैं, और बड़े बड़े अच्छे रेट में बिक रहे हैं मेरे बच्चों। और खास तौर पे जो एग्जामिनेशन सेंटर के करीब है, आपको पता है उसका सबसे ज्यादा रेट होता है, क्योंकि वहां पे डरे हुए बच्चे, खौफ में मुब्तला बच्चे जाते हैं, जिनके पास स्वाय उस आश्रय के कुछ नहीं होता, और उनको लग रहा है कि हमारा डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, इसके जरिए ये मजलूम है, इसके जरिए कह देगा यार आल फंड कह रहा मेरा इतना पेपर पास हो जाए। इस तरह करके हम जा रहे होते हैं, क्योंकि मुझे याद है हमारे एक दोस्त हैं, मैं और दो, वो दोनों फाइनल का पेपर था ज़रा। अब वो माशाल्लाह क्वालिफाइड है, वो भी टीचर है, अच्छे टीचर हैं। उनकी बाइक आगे आगे थी, मेरी बाइक पीछे पीछे थी। सुबह का टाइम था, डेफिनेटली 9 बजे सेंटर पे पहुंचना था। तो ये दिसंबर अटेम्प्ट, आपको पता है कि इसमें सुबह सुबह ही 9 बजे आते। तो वो एकदम से ना, वो मेन रोड से उतर के वो चले गए उस पे, जो सर्विस रोड है। मैं हैरान हूँ यार, ये टाइम कम है और ये देखो इसने किधर को बाइक मोड़ ली। उसे पता कि मैं पीछे आ रहा हूँ। तो वहां पे ये सुबह टाइम में ये खाकरोब होते हैं ना जो सफाई कर रहे होते हैं, उसने कहीं वो देखा हो, उसके पास रुका, उसको पैसे निकाल के दिए, फिर उसे दोबारा। तो कहने का मतलब कि जो भी हो, सदका दिया ना उसे। देखो ये इस तरह के लोग तो फिर भी हैं, ये तो एक मुनासिब सोर्स है जिनको आप दे रहे हैं।
लेकिन वो जो मांगने वाले मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह माफ करे कि उनका मांग फर्क पड़ता है, लेकिन घर वापस है, लेकिन वो क्वालिफाई कर गए। तो कहने का मतलब, अब मैंने नहीं दिया तो मैं नहीं किया। दिल में तो आता होगा ना कहीं, यार अल्लाह माफ करे, मैं भी उस दिन थोड़ा सा इधर हो जाता। हैं? खैर कोई बात नहीं। लोड। नहीं मैंने मैं वकील हूँ। अच्छा तू चला जा, तू रिफंड ले ला। नहीं मैंने क्वालिफाई नहीं किया वो। इसमें कोई खुदा ना खासा, मुझे उसमें बात जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैंने क्वालिफाई करना है। 2013-14 में आखिरी दफा पेपर दिए, तो कुछ पास भी कर लिए, शादी ब्याह ये सारा कुछ। फिर हमने कहा कि अब क्या करना है, कभी नौकरी तो करनी को नहीं। तो सही है, इट्स ओके। प्रोफेशनल वो होनी चाहिए थी, कोई क्वालिफिकेशन बथेरा कुछ किया, MBA MPhil बाहर की एग्जामिशन बेस पे, फाइनलिस्ट की बेस पे काफ़ी ले ली। साथ LLB कर लिया, MBA MPhil कर लिया यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा कि काफ़ी हो गया, बहुत है, इट्स ओके। वही ना कि आगे है ही नहीं। आगे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, इंग्लिश बोलनी आती हो, सॉरी पढ़नी आती हो, लिखनी आती हो, तो रौला ही मुक जाएगा मेरे बच्चों। इस तरह मैं अपने अक्सर लोगों को बता रहा हूँ, तो या आज भी वल्ला मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, मुझे नहीं पता वो किस क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस क्लास ये जो पढ़ रहे हैं सब फजूल है। यकीन कर लो हमने सब बर्बाद किया, दिन रात बैठ के केमिस्ट्री पढ़ते रहे, फिजिक्स पढ़ते रहे, हैं? ऐसे ऐसे फिसागोरस के हमने वो रटे, पूरे पूरे नंबर आए मैथ के अंदर। मुझे नहीं पता चला वो कहाँ पे गया सारा कुछ, क्या फायदा हुआ उसका, वो दिन रात जागने का। हमारा तलीमी निज़ाम बहुत ही फारग है। हैं? शुरू के अंदर ही एक स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए कि किस बंदे ने किस तरफ ले जाना, फिर उसको मुड़ने ना दें वहां से। जो मेडिकल का शुरू से पढ़ा उसको मेडिकल में रखें, हैं? बनाएं यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कि उनको आप करें, क्योंकि कौन से डॉक्टर खुदा ना खासा जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिजिक्स तो उनको फिर इधर उधर नहीं जाने दें, उनका इधर ही चालू है। बोला था बात है, उसका भी अपना कोई मेरिट हो। हैं? फिर उसके बाद जो गिरे वहां से उसको कहीं भी घुसने भी ना दें कहीं पे। कोई सिस्टम होना चाहिए। यकीन कर लो हम रुल गए। हैं? अब स्वाय दुख के उसमें कहाँ पे वो वक्त वापस आएगा। हैं? अब मैं कहता हूँ बस कर लो आगे, जो जो करना है ना उसके लिए ये चीज़ें जरूरी नहीं। खैर जो भी है, वक्त थोड़ी वापस आएगा, लेकिन आप कर लो इसको, कर लो। क्योंकि कुछ उस जगहों में जाने के लिए आपको इस सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, लेकिन उस जगह पे टिकने के लिए और कमाने के लिए फिर आपकी काबिलियत होगी। तो इसलिए मेरे बच्चों जारी बात है कि इससे किसी हद तक स्किल भी आती है डेफिनेटली, लेकिन स्किल मेरे बच्चों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आती है सारे के सारे। किताबों में तो आप पढ़ लो, आप देखो ना आई कैप ने क्या कमाल का काम किया है। आई कैप कहता है कि ऐसा करो, कैप करने के बाद पहले CA फाइनल के सारे पेपर पास कर लो, फिर आर्टिकल कर। यानी कि इसका मतलब फाइनल के पेपर भी बगैर एक्सपीरियंस के पास हो सकते हैं। जब किताबों में लिखी हुई चीजों को रट लो और पेपर पास कर लो, हो जाएंगे। होंगे तो तभी है ना मेरे बच्चों, होते हैं। कई बच्चों ने बेचारों ने ऑडिट में कभी काम ही नहीं किया, टैक्स में कभी काम ही नहीं किया उन्होंने, उनका ऑडिट टैक्स पास होता है। कभी उन्होंने अकाउंटिंग वहां पे कोई चीज देखी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास करते हैं। मतलब कहने का अजीब सा ही है, जहाँ जहाँ पे देखो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। खैर वापस, एक करना जरूरी है, करना जरूरी है। इज्जत भी है और ओहदे भी हैं। अब फिर ओहदा होगा तो पैसा भी होगा, पैसा होगा तो फिर सब कुछ होगा। लौटा। उसकी गारंटी नहीं, मैं फजूल बातों की तरफ चला गया। क्लास कितने बजे तक है? 12:45 तक है ना? लौटा। अच्छा देखिएगा, बात यहाँ से शुरू हुई थी, कारोबार है तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब बच्चे हुआ क्या, अज्यूम कर लो, ये मिस्टर A और मिस्टर B चाहते हैं कि हम एक कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन कारोबार करेंगे कंपनी बना के। उन्होंने कहा कि अगर हम कंपनी बना के कोई कारोबार करते हैं, है तो कारोबार ना, उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे कानून कहता है कि जो लोग कंपनी बनाने जा रहे हो आगे, इनके लिए हम कुछ नाम रखा करेंगे, इनके लफ्ज बोला करेंगे, कुछ अल्फाज बोला करेंगे, इनको हम प्रमोटर कहा करेंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहा करेंगे, वो देखेंगे उसको। फिलहाल हम यही कहते हैं कि ये कंपनी बनाने वाले हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे कभी जब बन जाएगी। तो ये कंपनी बनाने वाले, कानून कहता है कि जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो, बनाते वक्त ही सोचो इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए हो। ये बनाते वक्त सोचना कानूनी तौर पे जरूरी है। अज्यूम कर लो हम ये लोग मिस्टर रेव भी कारोबार करने जा रहे थे, इन्होंने सोचा कि जो कारोबार हम करने जा रहे हैं ना, अब हमने सोचना है इसको पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, ये नहीं कि पहले दिन ही, पूरी जिंदगी में जब जब इस कंपनी को पैसों की जरूरत होगी। इन्होंने सोचा कि जो कारोबार करने जा रहे हैं इस कंपनी को शायद पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए चाहिए होगा, अज्यूम कर लो, आसान रख लेते हैं। इन्होंने सोचा होगा इस कंपनी को पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए चाहिए होगा। अब अगली बात आएगी कि सर इस लाख को हम कैसे आपस में इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा हम कैसे शेयर किया करेंगे, लगाया कैसे करेंगे, इस कंपनी को कैसे देंगे। किसी किसी के पास 10 रुपए होंगे, किसी के पास 100 होगा, किसी के पास 20 होंगे, वो अपनी अपनी औकात के लिहाज से पैसे लगाएगा। तो पैसे लगाने का भी तो कोई तरीकाकार होना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, कोई मसला नहीं, हम क्या कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल वही तर्ज है। जैसे अज्यूम कर लो कि आप क्या कर लो, एक जमीन का टुकड़ा खरीद लो, कुछ मुरब्बे जमीन का खरीदो, और क्या कर लो, उसकी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाओ। हाउसिंग सोसाइटी में आप क्या करते हो, उस बड़ी जमीन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, क्योंकि उतना बड़ा जमीन का टुकड़ा तो कोई नहीं खरीद सकता आपसे।
तो फिर जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, कोई 2 मरले का प्लाट, कोई 5 का, कोई 10 मरले का, अब आप क्या करोगे, लोगों को कहोगे अपनी औकात के लिहाज से इसमें जितने हैं उस लिहाज से खरीद लो। अब एक बंदा आता है, वो क्या करता है, इस कंपनी में इस सोसाइटी में सिर्फ एक प्लॉट खरीद लेता है। अब वो पूरी सोसाइटी का मालिक है या उस सोसाइटी में सिर्फ एक प्लॉट का मालिक है? उस सोसाइटी में एक प्लॉट का मालिक है तो सही ना मालिक, चाहे वो एक प्लॉट का है। और कई लोग क्या करेंगे, 8 प्लॉट, कोई 10 प्लॉट, कोई 20 प्लॉट, अपनी अपनी औकात के लिहाज से, जो जितने खरीद लेगा उतने को वो हिस्सेदार बन जाएगा उसमें। सेम मेरे बच्चे, हम क्या करते हैं जब कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये कंपनी भी समझ लो एक एक बड़ा प्लॉट, एक बड़ी जमीन का टुकड़ा था। हमने क्या कर लिए, और ये बड़ी जमीन के टुकड़े की ओवरऑल वर्थ कितनी थी, 1 लाख रुपए। हमने क्या कर लिया, हमने इस बड़ी जमीन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि आप इस एक टुकड़े की कीमत क्या रखनी है, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, इस एक टुकड़े की कीमत रख लेते हैं 10 रुपए। 10 रुपए का एक टुकड़ा है। अब मेरे से हमने क्या किया, ये शुरू में डिसाइड करना होता है सारा कुछ। ये कंपनी बनाने वाले शुरू में डिसाइड करेंगे इस पूरी कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। इसके लफ्ज बोला करेंगे ऑथोराइज कैपिटल। क्या लफ्ज बोला करेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। फिर ये वो कैपिटल होगा, पैसा जो कारोबार करने के लिए चाहिए होता है उसको कैपिटल कहते हैं। फिर ये वो कैपिटल होगा, वो पैसा होगा जो कंपनी को इजाजत होगी पूरी दुनिया में इकट्ठा करने की, पूरी जिंदगी में इकट्ठा करने की। ये चीजें आप पढ़ के आए हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी इसको ऑथोराइज कैपिटल बोलेंगे। लेकिन वैसे इस ऑथोराइज कैपिटल को इन मालिकों को फिर शुरू में बताया जाता है कि आप इस कैपिटल के, ऑथोराइज कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करो। हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हमने एक टुकड़े की कीमत रख दी, अज्यूम कर लो 10 रुपए। तो इस कंपनी के एक्चुअली हमने कितने हिस्से किए होंगे, 10,000 हिस्से किए। ऐसे में बच्चों, अब अज्यूम कर लो इस कंपनी को शुरू में तो सारा सेटअप लगाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, ऊपर फैक्ट्री बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए, अज्यूम कर लो इसको शुरू में चाहिए 25,000। 25,000 इसको शुरू में चाहिए ये कारोबार शुरू करने के लिए। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, हमारे पास 10,000 हिस्से हैं और एक हिस्सा है 10 रुपए का। हम इस कंपनी के कितने का प्लॉट बेच दें, कितने के हिस्से बेच दें, कम से कम कारोबार शुरू करने के लिए हमारे पास 25,000 आ जाए। हम क्या करेंगे, ये 10,000 में से 2500 हिस्से बेच देंगे। 2500 हिस्से ये भी खरीदेंगे, कुछ बाहर से आगे लोग और भी खरीद लेंगे, अज्यूम कर लो अपनी अपनी औकात के लिहाज से। अब जब ये 2500 हिस्से बेच गए, 7500 हिस्से अभी भी हमारे पास पड़े होंगे, वो पड़े हुए हैं। लेकिन ये जिन लोगों ने अभी शेयर खरीदे 2500, अब ये लोग इस कंपनी के उतने के हिस्से जितने खरीदे होंगे उतने के मालिक होंगे। और जब इस कंपनी के मालिकों की मीटिंग हुआ करेगी, अब ये लोग भी बीच में बैठा करेंगे क्योंकि ये भी हिस्सेदार है, ये भी मालिक है। लेकिन उसके बाद जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत होगी आगे मजीद जिंदगी में, अजीम कर लो कुछ अर्से बाद कंपनी ने कहा कि हमें कोई 50,000 और चाहिए, हमने एक्सपेंड करना, हमने बाहर के मुल्कों में भी जाके सेटअप लगाना। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, हमारे पास 7500 शेयर पड़े हुए, हिस्से पड़े हुए, हम क्या करेंगे, हम इसमें से अज्यूम कर लो अगर शेयर इशू करके इकट्ठा करना, और भी तरीकेकार होते हैं। याद है बचपन में आपने डिस्कस करके आए हो आई के अंदर कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसमें हमने डिस्कस किया करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है उसमें, रिटेन अर्निंग। यानी कि जो पैसे इकट्ठे करो सबसे पहले तो कमा के करो, उससे आगे करो जो भी करना है। लेकिन अगर रिटेन अर्निंग ना हो तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास वो होता था उधार लेना। हाँ, बोरो कर लो उसको, वो दूसरा होता था। तीसरा आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे हम ये करते थे। ये बिल्कुल आम घरों की तरह है। देखो आपकी एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसके अकेले मालिक हो। जब कभी पैसों की जरूरत हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसी जमीन से कमाएं और अपने बच्चों की शादी, उनकी तालीम के मामला देख लें। अगर खुदा ना खासा थोड़ा बहुत कोई बुरा वक्त हो, हमारे पास अर्निंग ना हो, तो हमारी कोशिश होती है उधार लें। लेकिन अगर उधार का भी ऑप्शन ना हो तो आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे हम जमीन बेच के खर्चे करते हैं। ये आखिरी रिजॉर्ट होता है, बड़ा दुख होता है। पहले वो जमीन के आप अकेले मालिक थे, आप उसमें और भी आके मालिक बैठ जाएंगे, कुछ जमीन उनके पास चली जाएगी। सेम आप जब इस तरह ये समझो जमीन का टुकड़ा ही बेच रहे हो, ये आखिरी रिजॉर्ट होता है। ये इससे होगा क्या, जब आप ये 5,000 शेयर मजीद लोगों को ऑफर कर दोगे तो बड़े सारे और लोग आपके साथ यहाँ पे मालिकों में आके बैठ जाएंगे, वो भी मालिक होंगे। अब जब फैसले करोगे वो भी आपके फैसलों में शामिल होंगे। याद रखोगे इस बात को। उसके बाद अज्यूम कर लो 7,500 शेयर रहते थे, 5,000 फिर हमने बेच दिए। उसके बाद आ गए हमारे पास 25। उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर हमें 25,000 की जरूरत पड़ गई, ये 2500 शेयर भी हमने ऑफर इशू कर दिए। अब मेरे बच्चे सारे हिस्से बिक गए, अब मजीद कोई हिस्सा बेचने को नहीं है। इस एक हिस्से को हिस्सा कह लो, चाहे शेयर कह लो, चाहे शेयर कह लो। जब ये लोग खरीदते हैं, एक्चुअली जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह ये हिस्से खरीदते हैं उस कंपनी के, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। तो जो जितने के हिस्से खरीदता है उतने के हिस्सों का मालिक। अब देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके जिसको कहते हैं कि बिलियंस में शेयर्स है। मतलब उन्होंने क्या किया होगा उस कंपनी के, बिलियंस शेयर, अरबों शेयर बना दिए, अरबों हिस्से कर दिए उसके। तो उस लिहाज से जिसके जितने हिस्से हों उस लिहाज से लोग उसमें। और आगे रिज्यूम करो ये सारा पैसा इशू होगा, हम मजीद आगे भी हम डिस्कस करेंगे, हम मजीद हिस्से भी कर सकते होते ना एक हाउसिंग सोसाइटी।
तो उसका जो प्रोजेक्ट ए था, जो भी था, वो सारे का सारा फेज 1 वो हो गया कंप्लीट, बिक गया साहब। अब फेज 2 शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी फेज 2 हुआ करेंगे, मजीद भी कर सकते हैं, उसको आगे जाके देखेंगे। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये शेयर्स कैसे बनते हैं? एक्चुअली हमने कंपनी के हिस्से किए होते हैं, और हिस्से लोगों को बेच के पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो शेयर कैपिटल और जो बंदा शेयर्स खरीदता है उसको लफ्ज क्या बोलेंगे? ये शेयर होल्डर है। होल्डर कहते हैं ना जिसमें बल्ब लगा होता है, जो बल्ब को होल्ड करके रखता है, वैसे समझा रहा हूँ। वही उसको होल्डर बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं उसको होल्डर? क्योंकि उसने बल्ब को होल्ड किया हुआ। शेयर होल्डर ऐसा बंदा जो शेयर्स को होल्ड करके रखता है, यानी कि जिसके पास शेयर्स हो। तो जो बंदा शेयर्स खरीदेगा वो शेयर होल्डर, उसको शेयर होल्डर कह दो, चाहे उसको ऑनर कह दो, चाहे उसको मेंबर कह, जो मर्जी अल्फाज उसके लिए बोल लो। तो ये मेरे बच्चे इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे इससे आगे मजीद। एक बस आखिरी बात है यहाँ की, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि कंपनी का जो पैसा है, ये जो अभी जो पैसा कंपनी को चाहिए था, इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स। हमने क्या किया था, इसको हिस्सों में डिवाइड करके 10-10 रुपए के 10,000 हिस्से कर लिए थे, शेयर्स बना लिए थे। यानी कि कंपनी का कैपिटल ऐसे ही नहीं बढ़ा होता, कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख ऑथराइज कैपिटल। नहीं नहीं, उस कैपिटल को हम क्या कर लेते हैं, शेयर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। है तो लाख रुपया, लेकिन इसके हमने 10,000 हिस्से बनाए हुए। याद रखो, लाख रुपया शेयर कैपिटल था, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था? 10,000 शेयर से। एंड द शेयर होल्डर मेंबर आर इट्स ओनर। द टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर आर यूज इंटरचेंजेबली। यानी कि ये तो बचपन में आई2बी के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि जो शेयर होल्डर होता है वो मेंबर भी होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लोग भी मेंबर बनेंगे जिनके पास शेयर्स ही नहीं होते, वो भी मेंबर बनेंगे गारंटी लिमिटेड कंपनी वगैरह में। कहता है आर यूज इंटरचेंज, अगरचे लफ्ज इंटरचेंजेबली यूज कर दो, लेकिन कहता है देयर आर फ्यू डिफरेंसेस दैट हैव बीन डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। हम देखेंगे मेंबर और शेयर होल्डर की टर्म में फर्क होता है। अगरचे इनको दोनों को बोल दो, मेंबर को शेयर होल्डर बोल दो, शेयर होल्डर को मेंबर बोल दो, लेकिन आगे जाके डिस्कस करेंगे इन दोनों में फर्क है। तो ये यहां तक मेरे बच्चे आप लोगों ने इसको पढ़ के किताबें आपके पास होनी चाहिए, और 2 हाईलाइटर भी होने चाहिए। ये दोनों चीजें चेक होंगी, किताब भी और हाईलाइटर भी। करना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बच्चों। हम यहाँ पे एक एक लफ्ज पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज, उसका मतलब। और आई कैप के 20 नंबर के एमसीक्यूज है मेरे बच्चों। अब वो एमसीक्यू जब पूछता है तो किताब की ही कोई लाइन उठा के एमसीक्यूज में ऑप्शन में रख देते। अब आई पीआरसी पास करके आपको पता होगा, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो हम क्यों रिस्क लें उसका? जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे पे किया है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो सर्विस तो लो उसकी, है? तरीके से उसको पढ़ लो मेरे बच्चों। सौखी किताब के चक्कर में क्यों हम उसको वो करें, जब इसी को सौखा कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि 20 नंबर के एमसीक्यूज बहुत बड़ी वो है, उसके बाद सिर्फ 30 नंबर रह गए हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वो होते हैं जो आई कैप अपनी किताब में लिखी हुई हेडिंग्स को या उसके नीचे लिखे हुए अल्फाज को क्वेश्चन में यूज करते हैं, जो नॉलेज बेस्ड 40 नंबर के आएंगे। तो फिर क्यों रिस्क लें? लेकिन मुझे पता है, मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ, माननी आपने अपने रूममेट की ही है, या जिसने पहले आपको बताया होगा। मुझे पता है ये बातें जितनी मैंने की हैं ये सब फजूल हैं, क्योंकि इरादा आप कर चुके हो।